नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। वैसे तो एनसीआर और आसपास में भूकंप का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी जरूर हिल रही है। और उसके हिलने की वजह क्या है? प्रधानमंत्री किस तरह से चौतरफा संकट में आ गए हैं और उसका क्या निदान रह गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए संकटों को, आसन्न संकटों से निपट पाएंगे? तमाम ऐसी बातें सामने आ गई हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि अब उनकी पारी खत्म होने वाली है। सबसे पहले जैन जी आंदोलन को लेते हैं। जैन जी आंदोलन सोशल मीडिया से शुरू हुआ, सफलतापूर्वक रातों रात जैन जी के करोड़ों सब्सक्राइबर, फॉलोवर बन गए। और जिस तरह से सरकार के हाथ पांव फूलने लगे, हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी को वहीं से आहट मिलने लगी कि अब उनकी पारी खत्म होने वाली है। और वह जैन जी जब सड़कों पर उतर करके जंतर मंतर पर आकर के ललकारने लगा और गृह और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने लगा, तो समझ लीजिए कि उस दिन दिल्ली में भूकंप जरूर आया, लेकिन वह छोटा झटका था। अब तो झटके पर झटके लग रहे हैं। मोहन भागवत के सुर बदल गए हैं। मोहन भागवत को सरकार का संरक्षक माना जाता है, और जब संरक्षक ही सरकार का दुश्मन बन गया हो और ऐसे बयान दे रहा है जिससे प्रधानमंत्री को शर्मिंदा होना पड़ रहा है, इतना शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री को त्याग पत्र दे करके सरकार से बाहर हो जाने के लिए मजबूर करने की बातें भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उठ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह विरोधी ग्रुप या खेमा जो है वह सक्रिय हो गया है। आप कहेंगे उस खेमे में कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी है, गडकरी हैं, और कई नाम ऐसे भी हैं जो मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन साथ गडकरी का दे रहे हैं। अब मोदी सरकार की, नरेंद्र मोदी और शाह की पकड़ मंत्रिमंडल पर, पार्टी पर पहले जैसे नहीं रह गई है। 2014 से 19 तक और 19 से कमोबेश 24 तक जो धौंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी और जिस तरह से मनमानी चला रहे थे, अब वैसी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके आड़े संघ आ रहा है। राम मंदिर में जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं वह सब नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, चाहे नृपेंद्र मिश्र हो जो कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक के मंत्रिमंडल में रहे हैं, और चाहे चंपत राय हो, आरएसएस का भी आशीर्वाद है और मोदी का। इसी तरह से अनिल मिश्रा और जितने भी अन्य हस्ताक्षर हैं सब सत्ता के निकट हैं। और सत्ता के निकट बैठे लोग अगर चंदा चोरी 200 करोड़ से अधिक की कर रहे हैं और इसकी जानकारी पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हो गई है, और दुनिया भर में नरेंद्र मोदी की थू थू हो रही है,
तो आप क्या समझ रहे हैं कि सरकार उसी मजबूती से है जो मजबूती 2014 से 19 और 24 तक रही है? कतई नहीं। सबसे पहले कमजोरी का आलम तो यही देखिए कि जो सरकार 303 संसद सदस्यों को लेकर 2019 में और 282 भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्यों को लेकर 2014 में सरकार बनाती है, यह भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े हैं, पूरे एनडीए के नहीं हैं। वह सरकार 240 पर आ गई 2024 में, तो स्वतः सिद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर हुई है, मंत्रिमंडल भी कमजोर हुआ है और नरेंद्र मोदी की धमक, धौंस, अहंकार, तानाशाही स्वरूप भी कमजोर हुआ है। तो क्या माना जाए कि नरेंद्र मोदी के बुरे दिन आ गए हैं? राहुल गांधी ने जिस तरह से ललकारा है और कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 1 साल के अंदर, 1 साल को उन्होंने कहा है कि 1-2 महीने पहले या 1-2 महीने बाद कभी भी सरकार ढह सकती है अपने ही पापों से, अपने ही कुकर्मों से। और उसकी वजह भी उन्होंने गिना दिया, खास करके आर्थिक सुनामी और जेएनजी का आंदोलन और इस देश की बढ़ती समस्याएं, चाहे वह बेरोजगारी हो, चाहे वह महंगाई हो, इस देश का हर शख्स नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। मुट्ठी भर अंधभक्त, मुट्ठी भर कट्टरपंथी संगठनों के लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और अगर सही सचमुच देखा जाए तो अंधभक्तों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो डीजल पेट्रोल की महंगाई से त्रस्त हैं, जो राम मंदिर की चोरी से क्षुब्ध हैं। राम मंदिर का मामला तो चलता ही रहा, उज्जैन का मामला भी सामने आ गया। एक नहीं, 2 बड़े स्कैंडल अगर एक साथ आ जाएं तो क्या उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीपापोती कर सकते हैं? अगर अयोध्या मामले में लीपापोती करेंगे तो अब बुरे फंसेंगे, क्योंकि 200 करोड़ से अधिक चोरी डकैती होने की बातें सबूत के साथ मीडिया में, सोशल मीडिया में, वैकल्पिक मीडिया में आ चुकी हैं। इसे झुठलाया नहीं जा सकता। और इसके अलावा जो बेशकीमती सामान, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के मुकुट, थाली, शिलाएं आदि गायब हुई हैं, बेहिसाब गायब हुई हैं, जो बाहर के देशों से या इस देश के कारपोरेट ने मंदिर प्रबंधन को भेंट किया था, वह अगर सब थोक के भाव में गायब हो गया, और गायब करने वाले भी वही लोग हैं जो मंदिर प्रबंधन में, राम मंदिर ट्रस्ट में बैठे हैं, जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं, किसी को 14,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, बहुत ज़्यादा वेतन नहीं होता है, और उन्हें चढ़ावा बटोरने, चढ़ावा की गिनती करने, इन सब चीज़ों का अधिकार दिया गया है। तो 14,000 कमाने वाला अगर 14 करोड़ कुछ ही दिनों में कमा ले, और वह नई गाड़ी, नई जमीन, नए फ्लैट, नए मकान, नए प्लाट खरीद ले, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और यही सब कुछ हुआ है अयोध्या में। तो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द के लोग अगर बड़ी चोरियां करने लगे हैं और उनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं कराया गया है, और SIT जिस तरह से जांच कर रही है,
हमें लगता है कि उसे रफा दफा करने, लीपा पोती करने के लिए लगाया गया है, लेकिन जो फजीहत होनी थी वह हो चुकी है। नरेंद्र मोदी का ग्राफ अयोध्या को लेकर पहले से भी कोई ऊंचा नहीं था। मंदिर बनने के बावजूद, उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा होने के बावजूद 22 जनवरी 2024 को लगा था कि पूरा भारत राममय हो गया है। लेकिन उसी अयोध्या में अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और पूरे उत्तर प्रदेश में उसका सूपड़ा साफ हो जाता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? और आज जब राम मंदिर में बड़ी बड़ी चोरियां, घपले, करोड़ों की लूट, बेशकीमती वस्तुओं की डकैती सामने आ गई है, तो क्या नरेंद्र मोदी मजबूत हैं? क्या नरेंद्र मोदी लुका छिपी का खेल खेलते हैं तो सफल हो पाएंगे? इस देश को अब ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं नरेंद्र मोदी। और इस देश के सवालों का जवाब भी न दिए हैं, न दे रहे हैं और न देंगे, क्योंकि जवाब इनके पास है ही नहीं। आज तक इन 12 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जवाबदेही या संवैधानिक जवाबदेही दायित्व को पूरा नहीं किए हैं नरेंद्र मोदी। तो संविधान के अनुसार, प्रजातंत्र के अनुसार क्या 12 सालों तक नरेंद्र मोदी ने राज किया? माना जा सकता है कि इसमें तानाशाही का रुख, अहंकार का रुख कहीं ज़्यादा रहा है। और अब वही निगेटिव चीज़ें अगर पॉजिटिव रूप में आ रही हैं और मोहन भागवत नाराज होकर कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अधिक समय तक शासक बनाए रखने पर वह अहंकारी और तानाशाह हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी अभी 70-80 साल तक राज करेगी और इस राज को अक्षुण्ण रखने के लिए राजा को बदले जाने की जरूरत है। तो यहाँ राजा कौन है? राजा का मतलब नरेंद्र मोदी है और उनकी सत्ता है। तो राजा को बदलने की बात अगर मोहन भागवत कह रहे हैं और राहुल गांधी चेतावनी दे रहे हैं कि अगले 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं रह जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह तो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के सामने का संकट है जो मैंने पेश किया, पारदर्शी शीशे की तरह। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय संकट पर। आए दिन अमेरिका का राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को धमकी देता है, आए दिन बेस्ट फ्रेंड भी कहता है और दुश्मनी के सबूत भी छोड़ जाता है। जिस तरह से व्यापारिक समझौता नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने झुक करके किया है, उससे पूरे देश की खस्ता हाल स्थिति हो जाएगी। और इसके बावजूद अगर ट्रंप कह रहा है कि हम कभी भी नरेंद्र मोदी का सियासी कैरियर खत्म कर सकते हैं, तो उसके अंदर ताकत भी है, डॉलर भी है, रुपया भी है, कारपोरेट भी है, हर कुछ ट्रंप के पास है जिससे वह नरेंद्र मोदी को धराशायी कर सकता है। चीन के प्रमुख शी जिनपिंग भारत से खुश नहीं हैं। सीमा विवाद को लेकर आए दिन चीन आंखें तरेड़ता है और नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना धराशायी हो जाता है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, अक्साई चीन तक भारत की कितनी जमीन कब्जा लिया है, इसका कोई सचमुच का आंकड़ा नहीं है। और अगर सचमुच का आंकड़ा आ जाए तो वह आंकड़ा चौंकाने वाला है।
तो जितना ट्रंप नरेंद्र मोदी को दबा रहा है और अपनी बात मनवाने के लिए वह सब कुछ कराना चाहता है जिससे हमारी संप्रभुता को खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो सकती है और जिससे हमारे देश का रुपया कमजोर हो करके डॉलर के मुकाबले डॉलर 100 पार कर सकता है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के सामने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संकट को देखते हुए कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के बुरे दिन आ गए हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार कभी भी ढह करके गिर सकती है ताश के पत्तों की तरह। आरएसएस की नाराजगी का एक और भी सबब है कि पिछले 12 वर्षों से हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में, संविधान खत्म करने, मनुस्मृति लागू करने की दिशा में नरेंद्र मोदी ने सकारात्मक रूप से काम नहीं किया है। और इसलिए अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अगर शासक को बदलने की बात कर रहे हैं तो किसे शासक बनाएंगे? नितिन गडकरी को, जो संघ के काफी नजदीक है, नागपुर में रहते हैं और नागपुर के आशीर्वाद से बीजेपी में कद्दावर नेता बने हुए हैं, सड़क परिवहन मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, या फिर शिवचरण सिंह चौहान जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री और वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ओबीसी हैं। क्या इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहता है संघ? हमें लगता है ये सब नाम दिखाने के लिए हैं। संघ तो उसे ही प्रधानमंत्री बनाना चाहेगा जो उसकी विचारधारा को आगे बढ़ा सके, हिंदू हृदय सम्राट हो और मुसलमानों का कत्लेआम करके उन्हें देश से खदेड़ सके और भारत को हिंदू राष्ट्र बना सके। और इस शर्त पर सिर्फ एक चेहरा उभर करके सामने आता है, योगी आदित्यनाथ के रूप में। तो संघ चाहता है कि नरेंद्र मोदी 12 वर्षों तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं और संघ के हित के लिए, संघ के मंसूबे को चरितार्थ करने के लिए कोई सकारात्मक काम नहीं किए हैं, तो अब उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ को नया प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लेकर प्रधानमंत्री पद सौंप देना चाहिए। तो क्या नरेंद्र मोदी और शाह ऐसा करेंगे? हमें लगता है कि शाह अड़ जाएंगे और वह ऐसा नहीं करने देंगे। अगर नरेंद्र मोदी करना भी चाहेंगे तो शाह आड़े आ जाएंगे, क्योंकि शाह और योगी में 36 के आंकड़ों का संबंध है। कभी नहीं चाहेंगे अमित शाह कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नजरों में, नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में अमित शाह के अलावा और कोई नाम नहीं है। और जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ढह जाएगी, तो सरकार ढहने के बाद तो मध्यावधि चुनाव होना चाहिए। और अगर मध्यावधि चुनाव होता है तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता प्रधानमंत्री बनेगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस मौजूदा माहौल को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कुछ समय तक इंतजार करना होगा कि कौन बनेगा भारत का 16वां प्रधानमंत्री। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।